यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखते हो? यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखते हो? पंखों को खोलो, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। पंखों को खोलो अपने, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो खोल लीजिए अपने पंख और चलिए उड़ते हैं आज हम सभी मिलकर। तो आज हम कवर करने वाले हैं डायोड एंड डायोड सर्किट के नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस। हमने ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के 60 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी है तो आप वो भी देखिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि सभी को पता है कि थ्योरी पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं मतलब कि हमने नहीं पढ़ा है। तो अगर हमें हमारे नॉलेज को चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो आज हम शुरू करते हैं डायोड एंड डायोड सर्किट के क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर क्या होता है, तो देखते हैं रिपल फैक्टर क्या होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट। तो बेसिकली आप सभी यहाँ पर फॉर्मूला देख पा रहे होंगे कि जो रिपल फैक्टर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लो रिपल फैक्टर पूछ लिया तो आपको क्या बताना है, आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। ठीक है, आइडियली जो रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एसी कंपोनेंट इन द रेक्टिफायर इज परफेक्टली डीसी क्वांटिटी। क्योंकि अगर रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, एसी कन्वर्ट हो जाता है डीसी में। तो अगर ये आइडियली हुआ तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो परफेक्टली क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा। तो डीसी मिलेगा तो रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि एक आरएमएस वैल्यू किसकी लेता है, एसी कंपोनेंट की, तो वो तो 0 हो गई। तो इसीलिए आइडियली जो रिपल फैक्टर है वो क्या होता है, 0। नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीक फैक्टर, पीक फैक्टर क्या होता है, तो इसको हम एक और नाम से बोलते हैं क्रिस्ट फैक्टर। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। जैसे अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या हमने देखा, आरएमएस अपॉन, अरे सॉरी, आरएमएस अपॉन एवरेज। लेकिन अगर हम पीक फैक्टर का देखेंगे तो पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, पीक अपॉन आरएमएस। ठीक है, तो ये आरएमएस बहुत काम में आता है। तो इसका आप ध्यान रखिए कि कब आरएमएस ऊपर जाएगा तो कौन सा फैक्टर बन जाएगा, जब आरएमएस नीचे होगा तब कौन सा फैक्टर बन जाएगा। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, इसे हम क्रिस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, इज द पीक मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। और ए आरएमएस जो है वो क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, अब फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। ठीक है, तो ये होता है आरएमएस अपॉन एवरेज, ये हो जाएगा हमारा फॉर्म फैक्टर। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं एफ से। और ये सब चीजें कहाँ काम में आएंगी, रेक्टिफायर में काम में आएगी। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है जिसके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम पूछा जाए कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर क्या होता है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होगा, तो देखो आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो कि अगर आपको वैल्यू याद नहीं होती तो आप एट टाइम सॉल्व कर लो। हमें पता है कि रिपल फैक्टर क्या होता है, आरएमएस और डीसी का, आरएमएस और डीसी का रेशो। तो आरएमएस क्या होता है, वी मैक्सिमम बाय 2, और डीसी वोल्टेज क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज जिसको हम बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बाय पाई। तो क्या हो जाएगा रिपल फैक्टर, तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला हमने ये लगाया तो हमें मिल गया 1.21। ठीक है, तो रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा 1.21, किसके केस में, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। अब रिपल फैक्टर से आप ये भी समझ सकते हैं कि हमें कितना वो मिल रहा है, जो आउटपुट है वो एसी कंटेंट उसमें कितना है। तो देखो इसमें एसी कंटेंट बहुत ज्यादा है, मतलब कि हमें एसी कंटेंट कम चाहिए ना, क्योंकि हमें रेक्टिफाइड चाहिए, रेक्टिफाई मतलब कि डीसी आउटपुट चाहिए। तो इसीलिए ये अच्छी चीज नहीं है, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, अब अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर का देखेंगे तो सिमिलरली आप फुल वेव के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एवरेज जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि फुल वेव की बात हो रही है, तो 2 आ जाएगा। तो इसलिए इसका रिपल फैक्टर क्या है, 0.48। अब आप देख सकते हैं कि जो फुल वेव का है वो कम है और जो हाफ वेव का है वो 1.21 है। तो मतलब कि फुल वेव में जो डीसी कंपोनेंट है उसका जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि उसका जो मतलब वो एक्चुअल हमें मिलना चाहिए वो ज्यादा है, मतलब कि एसी कंपोनेंट यहाँ पर हमें कम मिल रहा है, थोड़ा मिल तो रहा है लेकिन कम मिल रहा है ना, क्योंकि कोई भी चीज आइडियली तो हो ही नहीं सकती।
तो बस वही वाली बात है। नाउ पीक फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होगा? तो देखो, आप सभी को फॉर्मूले पता है, तो आपको अगर फॉर्मूले पता है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि आरएमएस हमें पता है मैक्सिमम बाय 2 होता है। अब क्रिस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा? पीक बाय आरएमएस, तो पीक क्या हो गया? वी मैक्सिमम, और आरएमएस क्या हो गया? मैक्सिमम बाय 2, तो क्रिस्ट फैक्टर क्या आ गया? 2 आ गया, है ना। अब उसी तरीके से फुल वेव का देखेंगे, तो फुल वेव में क्या होता है? वी मैक्सिमम बाय रूट टू, तो क्या हो जाएगा? रूट टू की वैल्यू होती है 1.41, तो ये पीक फैक्टर आ गया किसका? फुल वेव रेक्टिफायर का। नाउ फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर हमने क्या देखा था? आरएमएस अपॉन एवरेज, तो अब इसका देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? फॉर्म फैक्टर 1.57, ठीक है, तो ये 1.57 आ गया। अब अगर इस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर निकालना है तो उसमें क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या आ गया? 1.11, ठीक है। ये देखो, हाफ वेव में मैक्सिमम बाय 2 होता है, जब भी आरएमएस लिखेंगे तो मैक्सिमम बाय 2, लेकिन अगर आप फुल वेव में देख लेंगे तो मैक्सिमम बाय रूट 2 आ रहा है हमेशा, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देन पीआईवी क्या होता है? ये आप लोग को पता होना चाहिए कि पीआईवी होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। अगर किसी को नहीं पता है कि क्या होता है तो ये हम ऑलरेडी सेमीकंडक्टर में कवर कर चुके हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चन कवर हो चुका है, वहां पर जाके देख सकते हैं। वैसे हमने आपके लिए यहाँ पर भी डेफिनेशन लिखी दी है, तो आप एक बार यहाँ पर भी देख लो। मैक्सिमम वोल्टेज जब रिवर्स बायस कंडीशन में हो, जस्ट ब्रेक डाउन वोल्टेज के पहले जो भी मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसे हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। फिर the PIV will be equal to the maximum voltage generated across R, which is 5 volt, half of that needed for the half wave rectified with the same input. Okay. ये 5 वोल्ट जो है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर कोई एग्जांपल से रिलेट किया है ना। अब अगर हम फुल वेव सेंटर टेप का पूछेंगे रेक्टिफाई में पीआईवी, तो उसका होता है 2 टाइम्स ऑफ वी मैक्सिमम, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जनरली जो पीआईवी होता है वो हर जगह हमें वी मैक्सिमम मिलता है, लेकिन सेंटर टेप के केस में हमें क्या मिलता है? 2 टाइम्स ऑफ वी मैक्सिमम। अब अगर हम ब्रिज की बात करेंगे तो देखो, ब्रिज में क्या मिल गया? वी मैक्सिमम, जैसे कि हमने डिस्कस किया। नाउ व्हाट इज मास एक्शन लॉ? मास एक्शन लॉ क्या होता है? The law of mass action is the foundation of chemical kinetics. Chemical kinetics ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है basically, and it states that the rate of an elementary reaction is proportional to the product of the concentration of reactants. मतलब कि जो भी हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? उसका जो प्रोपोर्शन है वो किस, मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, उसके इक्वल हो जाती है, ठीक है। ये बेसिकली इतना कोई वो नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर पूछा गया है तो हम बता देते हैं। Now what is concentration of pure semiconductor? तो प्योर सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन मतलब कि क्या पूछा जा रहा है? वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो an intrinsic carrier concentration is the number of electrons in the conduction band or the number of holes in a valence band in intrinsic construction concentration in a semiconductor at two temperature. In both the cases, the number of electrons and the number of holes is equal. Okay, ये आपको याद आ रहा होगा प्योर से क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज मोबिलिटी? सब लोग डिफाइन करके बताओ कि मोबिलिटी का, अच्छा डिफाइन नहीं, चलो फॉर्मूला बता दो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है मोबिलिटी का? ओके, तो देखते हैं। द एबिलिटी और टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू फ्रॉम वन पोजिशन और सिचुएशन टू अनदर यूजुअली बेटर वे। मतलब कि ये सिंपली हम क्या बोलते हैं ना, मोबिलिटी कि आप इसको कैसे समझ सकते हो कि वो कितना फ्रीली मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना फ्रीली, मतलब कि एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली, उसे हम बोलते हैं क्या? मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? ये तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, इसका तो आंसर सभी को पता होना चाहिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये, then together all the electrons of an atom create a negative charge on that balance the positive charge of the proton in the atomic nucleus. The mass of the electron is almost 1000 times smaller than the mass of proton. ठीक है, आपसे यहाँ पर चार्ज भी पूछ सकते हैं, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है,
तो वो भी पूछ सकते हैं। तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। ना होल्स, तो होल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है ना। तो ये आप देख सकते हैं जस्ट अपोजिट होता है मैग्नीट्यूड पोलैरिटी में इलेक्ट्रॉन के। कोवेलेंट बॉन्ड, तो अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, तो थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री की चीजें तो ये तो आपको पता होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर होता है। मतलब कि अगर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये दोनों अगर शेयर कर लेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोनों को किसकी जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 5 वाले को 3 की जरूरत है और 3 वाले को 5 की, तो दोनों शेयरिंग कर देंगे, तो इससे जो बॉन्ड बनता है इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ EB मतलब क्या, एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड CB मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, देन द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मेरे को कि क्या होगा। ये मतलब कि बोल सकते हैं कि फेमस तो नहीं बोल सकते, मतलब कि हाँ बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जब भी अगर हमने एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया एंड कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया, तो जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो जाए तो वो कौन से रीजन में होता है, यस तो वो होता है एक्टिव रीजन में। ठीक है, ये आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा, जिसको नहीं पता है वो। नाउ एमिटर फॉलो कन्फिग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो एमिटर फॉलोवर कन्फिग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, अ कॉमन कलेक्टर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, when transistors are used in digital circuits they usually operates in the, क्योंकि जब भी हम ट्रांजिस्टर को डिजिटल सर्किट में यूज करते हैं तो उसे हम किस रीजन में ऑपरेट करते हैं, तो उसे हम रीजन कौन से रीजन में ऑपरेट करते हैं, सैचुरेशन या फिर कट ऑफ रीजन बोलते हैं। ओके, ये दोनों अलग अलग रीजन है। ठीक है, एक मत समझना, सैचुरेशन अलग कट ऑफ रीजन अलग होता है। फिर इन ट्रांजिस्टर IC इज इक्वल्स टू 100 milliampere and IE is equals to 100.2 milliampere, then value of beta is, okay, तो देखो वैल्यू ऑफ बीटा, अब देखो कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है कि बीटा जो है वो क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या होती है, IC/IE। अब IC आपको गिवन है तो 100 अपॉन 100.2 करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा। अब अल्फा मिल जाएगा तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो अल्फा अपॉन 1 - अल्फा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बीटा। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया ना कि आपसे पहले अल्फा निकला है उसके बाद आपसे बीटा, डायरेक्ट बीटा नहीं निकाला आपसे। ठीक है, तो ये होता है अपना क्या, बीटा। अब अगर बीटा का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो बीटा का फॉर्मूला होता है IC/IB, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक तो ये अल्फा के टर्म्स में हो गया और एक जो है वो IC/IB डायरेक्ट फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट, अब हमें बीटा गिवन है और कलेक्टर करंट, मतलब कि IC गिवन है और IE पूछ रहा है, मतलब कि पहले तो हमें क्या करना होगा कि बीटा से हमें पहले अल्फा निकालना होगा। अल्फा निकल जाएगा देन हम अल्फा में क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, अल्फा जो है वो IC/IE होगा, तो IC गिवन है तो IE आ जाएगा। तो देखो ठीक है, ये 10.1 आएगा इसका आंसर। जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं ना फॉर्मूला, यहाँ पर देखो अब आपको क्या गिवन है, बीटा, तो इससे अल्फा आ जाएगा। अल्फा आ गया तो IC आपको गिवन था, IE निकालना था, तो IE क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि IC/अल्फा कर देंगे तो IE आ जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कि किसको याद है, किसको समझ में आया है। यस, तो इसका आंसर क्या होगा कि डिक्रीज होगा, है ना। तो resistivity of semiconductor decreases with increasing temperature. This is because of increasing temperature. The electron in the valence band again sufficient thermal energy to jump to the conduction band. As the number of electrons in conduction band increases, so conductivity increases and resistivity decreases. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वेयर एज रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है। अब डोनर एटम के एग्जांपल, ये हमने जो हमारा सेमीकंडक्टर था उसमें हमने कवर किया था कि डोनर एटम होता क्या है, और तो उसके एग्जांपल क्या होंगे। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी अभी हमने ये 2 बार रिपीट कर लिया है। यस, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा पूरा की पूरा 13 ग्रुप। तो 13 ग्रुप में कौन कौन से हो गए,
ओ सॉरी, डोनर, डोनर में 15 ग्रुप, हाँ। तो कौन कौन से हो जाएंगे? फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ बनता नहीं है इसलिए हमने उसको लिखा नहीं है। देन एक्सेप्टर, एक्सेप्टर में हो जाएंगे 13 ग्रुप के एलिमेंट, तो बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, है ना। Now, at a p-n junction, when reverse bias increases, the penetration of depletion region is. तो अगर हम रिवर्स बायस को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिप्लीशन रीजन पे क्या फर्क पड़ता है? तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसकी पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग हमने देखी है। अगर किसी को नहीं पता है कि ये कैसे काम करता है, क्यों बढ़ती है, तो उसका वीडियो डल चुका है, तो आप वहां पर जाके उसे देख सकते हो। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ। तो आपको पता है कि पीएन जंक्शन जो है वो बनता कैसे है, फिर उसके बाद जो है जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है तो डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है। तो वहां पर किसकी कमी होती है? शॉर्टेज मतलब कमी। तो किसकी कमी होती है वहां पर? चार्जेस की, मतलब कि होल्स और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। पीएन में और जो पी टाइप होगा और जो एन टाइप होगा वहां पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन डिप्लीशन रीजन में इनका शॉर्टेज होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अ पीएन जंक्शन एक्ट एज अ। पीएन जंक्शन किस तरह काम करता है? तो वो एज अ स्विच काम करता है। अब उसका रीजन देख लेते हैं। A diode conducts only when it is forward biased, so there will be current flow in the circuit and it offers very high impedance. When reverse biased, there will be no current flow, so PN junction act as a switch. तो देखो, जब फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट क्या होगा? अच्छे से फ्लो होता है। क्यों होता है ना। अब जब रिवर्स बायस होगा तब वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो स्विच का काम क्या होता है? ऑन और ऑफ। तो ऑफ वो कब काम करेगा? रिवर्स बायस की कंडीशन में। और ऑन का काम कब करेगा? वो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में। तो पीएन जंक्शन जो है वो किस तरीके से काम करता है? स्विच की तरह। ओके, नाउ लेट्स मूव 30 क्वेश्चन। अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर। तो जैसे कि जो हमारा फॉरवर्ड बायस होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि वो किस ऑर्डर का होता है, तो बेसिकली वो यूनिट पूछ रहे हैं, तो क्या होगा? ओम्स। ठीक है। अब यहीं पे अगर वो करंट पूछते ना, तो करंट में ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे से बन जाता कि अगर उन्होंने पूछा कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है उसका ऑर्डर किस में होता है, तो वो होता है मिली एम्पियर। ये आप लोग याद रखिएगा। फॉरवर्ड बायस में होता है मिली एम्पियर के ऑर्डर पे, और जो रिवर्स बायस होता है उसमें होता है माइक्रो एम्पियर। अब मिली मतलब क्या होता है? 10⁻³ और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। तो इससे आप समझ सकते हैं कि रिवर्स बायस में करंट बहुत ही कम फ्लो होता है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 31। इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ। अगेन ये सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, तो शॉर्टेज ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इज कॉल्ड। जो थर्मल वो हीट वगैरह जो होती है ना, उसकी वजह से जो मोशन होता है रैंडम, वो उसको क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये चीज हमने पढ़ी थी कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्या होता है। तो द मूवमेंट ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और इस मूवमेंट की वजह से जो करंट जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है। और ड्रिफ्ट करंट अगर कोई पूछेगा तो वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 33। द नी वोल्टेज ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो वो किसके इक्वल होता है? बैरियर पोटेंशियल के। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 34। द डोपिंग लेवल इन जेनर डायोड इज दैट ऑफ क्रिस्टल डायोड। ये हमने पहले भी देखा था कि जब हमने पढ़ा था जेनर डायोड की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली, तब हमने देखा था कि क्या होगा, तो मोर देन होगा या फिर हो सकते हैं हाईली डोप्ड होता है। ठीक है। देन इन द ब्रेकडाउन रीजन अ जेनर डायोड बिहेव्स लाइक अ। ब्रेकडाउन रीजन में जेनर डायोड किसकी तरह बिहेव करेगा? तो ये जो है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स तरह बिहेव करेगा, जिसका काम हमने देखा था कि वो वोल्टेज रेगुलेट करता है। और इसका एग्जांपल भी हमने बहुत अच्छे से लिया था कि फ्रिज पे अगर हमें 120 वोल्ट चाहिए और मेन सप्लाई से 220 वोल्ट आ रहा है, तो हम वहां पर जेनर डायोड का यूज करेंगे, है ना। तो द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस अ Zener diode exceeds the breakdown voltage. The current increases very sharply. In this region, the curve is almost vertical. Therefore, a Zener diode behaves like a constant voltage source. ठीक है। तो बेसिकली इसका काम वोल्टेज रेगुलेटर का होता है, और यहाँ पर वो किस तरह काम करेगा? कांस्टेंट वोल्टेज की तरह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The PIV rating of each diode in a bridge rectified is that of the equivalent center tape.
अब इसका आंसर हम इंडिविजुअली डिस्कस कर चुके हैं कि जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका पीआईवी क्या होता है और जो सेंटर टेप है उसका पीआईवी क्या होता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। ओके, तो देखते हैं आप लोगों ने सही आंसर दिया है या नहीं। यस, तो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि जो सेंटर टेप होता है उसका होता है 2 टाइम्स ऑफ वी मैक्सिमम, वेयर एज जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका होता है वी मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाता है। नाउ in a bridge type full wave rectifier, if V maximum is the peak voltage across the secondary of the transformer, the maximum voltage coming across each reverse bias diode is। तो ये हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या होता है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द कलेक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। अब यहाँ पे डोपिंग के बेसिस पे पूछ रहे हैं, तो हमने देखा था कि डोपिंग के बेसिस पे हम एमिटर, कलेक्टर और बेस को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वही अगर किसी ने एरिया के बेसिस पे पूछ लिया तो उस पर हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बस उसी उसी चीजों को दिमाग में लेके आइए और बताइए कि कलेक्टर का जो डोपिंग होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट होता है कि बहुत हैवीली डोप्ड होता है या फिर एकदम बहुत ही कम डोप्ड होता है। यस, तो ये जो है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है। ठीक है, एमिटर जो है वो हेवीली डोप्ड होगा और बेस जो है वो एकदम ही कम डोप्ड होता है। ठीक है, अगर एरिया वाइज देखेंगे तो कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा होता है, एमिटर का मॉडरेट होता है और बेस का बहुत ही कम होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 39, इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द एरो इज पॉइंटेड टुवर्ड्स। तो पीएनपी मतलब कि पीएनपी में जो एरो है वो किसकी तरफ पॉइंट होता है, तो एरो जो है वो पॉइंट होता है एमीटर की तरफ, जो कि हमें इंडिकेट करता है फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अगर आपको ये डायरेक्शन नहीं याद रहती तो आप ये याद रखो कि हमेशा जो अपना डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो बस उसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। Now the 40 question. The term bias in electronic usually means, bias मतलब कि क्या होगा। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से पहले भी समझा चुकी हूँ कि बायस मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने फॉरवर्ड बायस देखा, रिवर्स बायस देखा, तो बायस मतलब बेसिकली क्या। ठीक है, ओके, तो बायसिंग मतलब कि क्या है, ये तो देखो ठीक नहीं है। बायसिंग मतलब कि क्या, द टर्म बायस इन इलेक्ट्रॉनिक यूजुअली मीन्स कि जब भी हम किसी चीज को मतलब ऐसे बायस मतलब कि दो चीजों को मिलाते हैं और कुछ हमें एक नया चीज मिलता है, जैसे कि हमने पी टाइप और एन टाइप को मिलाया तो हमें फॉरवर्ड बायस मिला, फॉरवर्ड बायस मिला, फिर हमने पी और एन टाइप को मिलाया, बैटरी में कुछ चेंजेस करे तो हमें क्या मिल गया, एन टाइप। तो बायसिंग मतलब कि जो चीज है उसको हम दो इंडिविजुअल चीज को लेके एक नई चीज बन गई, वो हो गई बायसिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 41, at a base emitter junction of a transistor one finds। तो क्या होगा, लो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, बेस एमिटर जंक्शन पे रेजिस्टेंस हमेशा लो होगा। अब रेजिस्टेंस अगर लो है तो करंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, नाउ विच ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफर द हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस। मतलब कि इनपुट इम्पीडेंस हाईएस्ट कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि कॉमन बेस या कॉमन एमिटर या फिर कॉमन कलेक्टर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलो देखते हैं आप लोगों ने सही आंसर दिया है कि नहीं। यस, तो इसका आंसर है कॉमन एमिटर। द पावर गेन इज हाईएस्ट इन कॉमन एमिटर। दिस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज्ड। द सर्किट प्रोवाइड्स अ मीडियम इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस लेवल। ठीक है, तो अगर हमें हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा, कॉमन एमिटर, क्योंकि पावर गेन इसमें क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, now next, the output impedance of a transistor connected in arrangement is the highest। तो इसका होगा कॉमन बेस, क्योंकि हम आउटपुट इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं। तो द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन बेस अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट। तो देखो, अगर हमें इनपुट इम्पिडेंस हाईएस्ट चाहिए तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा, कॉमन एमीटर। वेयरएज अगर हमें आउटपुट इम्पिडेंस हाईएस्ट चाहिए तो हमें क्या करना होगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लगाना होगा। ठीक है, now the voltage gain of transistor connected in common collector arrangement is। अब कॉमन कलेक्टर की बात हो रही है और वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो अब कॉमन कलेक्टर में वो क्या होगा, हाई होगा, लो होगा। तो वो क्या होता है, लेस देन 1 होगा, ना ही हाई होगा ना ही लो होगा। ठीक है ना, वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। नाउ नेक्स्ट
if the value of alpha is 0.95 then the value of beta is, इसका फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया था, एक न्यूमेरिकल पहले भी आया था जब हमने देखा था कि बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो उसी फॉर्मूले का यूज करके आप सभी लोग कैलकुलेट करके बताइए कि बीटा की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से। मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। यस, तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पर हमारी बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/19। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/19, जो कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे फर्दर तो अगर हम डेसिमल में बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.05। ठीक है, नाउ द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा इज, तो अब देखो अभी हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया क्या रिलेशन हो गया, एक तो कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहीं से आप जब इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो अगर आपको वेरीफाई भी करना है आपका आंसर तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि आपको पिछले वाले क्वेश्चन में अल्फा गिवन था, है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको अल्फा गिवन है। ठीक है, अब अल्फा गिवन है तो यहाँ पर आपको अल्फा गिवन है तो आप क्या करोगे, इसको 1 में से माइनस कर दोगे तो सिंपली बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.05, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ओके, तो ये हमने देखा। नाउ अर्ली इफेक्ट इन बीजेटी रेफर्स टू, अब अर्ली इफेक्ट क्या होता है, जो बीजेटी है, बीजेटी क्या होता है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें हमने क्या पढ़ा, एनपीएन और पीएनपी। तो उसमें अर्ली इफेक्ट क्या होता है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। The early effect, named after its discovery, James M. Early, is the variation in the effective width of the base in a bipolar junction transistor due to the variation in the applied base to collector voltage. ठीक है, तो अब देखो ये सभी ने पढ़ा कि अगर हम कोई भी वो बनाते कॉमन करके, या तो कॉमन एमीटर, कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर, तो हमें 2 वोल्टेज लगाना होता है, एक प्राइमरी साइड पर मतलब एक इनपुट वाला और एक आउटपुट वोल्टेज टाइप होता है। ठीक है, तो एक जैसे जो बेस और कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज होगा, तो जब हम बेस और कलेक्टर के बीच के वोल्टेज को जब वेरी करते हैं तो उसकी वजह से जो विड्थ में चेंजेस होता है उसको बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। ठीक है, द वेरिएशन इन द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द बेस इन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ड्यू टू द वेरिएशन इन द अप्लाइड बेस टू कलेक्टर वोल्टेज, मतलब आप वेरी किसको कर रहे हो, बेस टू कलेक्टर वोल्टेज को, और आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो विड्थ ऑफ बेस है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, अर्ली इफेक्ट बोलेंगे। ओके, तो ये इफेक्ट कहलाता है अर्ली इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन सीबी, सीबी मतलब क्या, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, हैज क्या होगा, तो हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड लो आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है, ये हमने देखा था, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, लो होगा, किसमें, कॉमन बेस में। अब अगर कोई पूछे कि कॉमन बेस में आपको क्या मिलता है, मतलब वोल्टेज गेन मिलता है या करंट गेन मिलता है, तो याद रखिएगा कि कॉमन बेस में आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज गेन मिलेगा। ठीक है, now next, in a properly biased NPN transistor, most of the electrons from the emitter, तो if an NPN transistor is properly biased in the active region, then most of the electrons from the emitter pass to the base to the collector. देखिए क्या था, in a properly biased NPN transistor, most of the electrons from the emitter, मतलब यहाँ डैश होगा कि कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, तो वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, एमिटर से पास होते हैं बेस की तरफ, बेस से जाते हैं कलेक्टर की तरफ। ओके, नाउ नेक्स्ट, द डायोड इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर हैज अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RL, द वोल्टेज इज V maximum sin omega t and the load resistance is RL। तो DC करंट क्या होगा, तो अब हमें पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वोल्टेज क्या हो गया, V मैक्सिमम, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RF प्लस RL। तो बस यही फॉर्मूला हो जाएगा। अब डीसी करंट चाहिए तो वो पाई से और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया। अब इन हाफ वेव रेक्टिफायर द साइन वेव इनपुट इज द इफ द लोड रेजिस्टेंस इज ऑफ 1K देन द एवरेज। अब सिंपल जो हमने फॉर्मूला देखा उसी पे हमको एग्जांपल मिल गया, तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो V मैक्सिमम 50, तो पावर क्या हो जाएगा, जो आपका पावर पूछा है यहाँ पर, लास्ट टाइम आपसे करंट पूछा था, तो पावर क्या होगा, V मैक्सिमम बाय इंटू 2 बाय RL।
ठीक है, तो 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय पावर क्या होता है, सिंपली वी स्क्वायर बाय आर। ये 2 जो है वो पावर में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो वी स्क्वायर मतलब कि वी मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर क्या गिवन है 1K, और वोल्टेज कितना था 50, तो 50 इंटू 50 डिवाइड बाय 1000, तो कितना आ गया 2.5 वोल्ट। नहीं आएगा, पावर की यूनिट आप सभी को पता है कि क्या होती है, वॉट होती है, ठीक है। तो ये मिस्टेक है, आप लोग सभी लोग सही करिएगा। और यहाँ पर ये क्या है, रेज टू द पावर, है ना। नाउ नेक्स्ट 52, a full wave rectifier supplies a load of 1K ohm. The AC voltage applied to diode is 220 volt. RMS given है, ठीक है, हमें given है कि RMS है ये। If the diode resistance is neglected, what is the ripple factor? अब देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रिपल फैक्टर क्या होता है। तो रिपल फैक्टर जो है वो हमारा क्या हो जाता है, RMS अपॉन एवरेज, मतलब कि RMS वैल्यू हमें गिवन है और जो सप्लाई का है वो गिवन है, तो बस वो वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या पुट करेंगे, आप यहाँ पर पुट करेंगे 220 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 और ये किलो है तो 10⁻³ चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.22 वोल्ट, ठीक है। वोल्ट नहीं आया क्योंकि दोनों ही क्या है आपके, वोल्टेज है ना, तो इसलिए यूनिट लेस होता है क्वांटिटी। वन ऑफ एन आइडियल डायोड कंडीशन इज, आइडियल डायोड कंडीशन क्या होगी, a diode is said to be an ideal diode when it is forward biased and act as a perfect conductor with zero voltage across it. Similarly, when the diode is reverse biased, it acts as a perfect insulator with zero current through it. आपको याद हो तो ये चीज हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि आइडियल डायोड और परफेक्ट डायोड क्या होते हैं। तो आइडियल डायोड जो परफेक्ट कंडक्टर की तरह काम करे, मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस जीरो हो उसका, और जब परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करे, मतलब जब उसमें से करंट जीरो फ्लो करे, तब हम बोले वो डायोड को क्या है, आइडियल डायोड। नाउ हाउ मेनी जंक्शंस डू अ डायोड कंसिस्ट? तो डायोड इज अ वन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस व्हिच हैज वन कैथोड एंड एनोड। तो बेसिकली क्या होगा, एक ही जंक्शन होगा इसमें। हमने देखा पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन में पी को मिलाते हैं, एन को मिलाते हैं, तो क्या मिलता है, एक ही जंक्शन मिलता है ना हमें, तो जंक्शन कितना होगा, एक होगा। नाउ if the positive terminal of the battery is connected to the anode of the diode, then it is known as। तो अब यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए ना कि एनोड का साइन क्या होगा, मतलब कि एनोड पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो हमें पता है कि एनोड जो है वो नेगेटिव होता है, तो जब हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेगेटिव ऑफ डायोड को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, तो हमें क्या मिलता है, रिवर्स बायस। यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 56, व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन VBI is equals to 2 volt and VR is equals to 5 volt, मतलब कि जो बैटरी का है वो 2 वोल्ट और जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस 5 वोल्ट। एंड द विड्थ ऑफ द सेमीकंडक्टर इज, तो सेमीकंडक्टर की विड्थ हमें 77 सेंटीमीटर देख रखी है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मैक्सिमम, वो कितनी होगी, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो आप लोग याद रखिएगा कि E मैक्सिमम इज इक्वल्स टू -2 इंटू VBI प्लस VR डिवाइडेड बाय विड्थ, ठीक है। तो ये हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 5 अब -7 इंटू 10⁻², ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 200 volts। Okay, now next 57. If the peak voltage for a half wave rectifier circuit is 5 volt and the diode cut-in voltage is 0.7, then the peak inverse voltage on a diode will be। तो ये तो हमें देखो, जब हमने वो निकाला था कि पीक इनवर्स वोल्टेज कैसे निकालते हैं, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा कि पीक वोल्टेज हमें 5 वोल्ट देके रखा है और कट इन वोल्टेज 0.7, तो पीक इनवर्स क्या हो जाएगा 5 वोल्ट माइनस 0.7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4.3 वोल्ट्स। अब पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, ये आपको यहाँ पर गिवन है कि मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज में होता है, ठीक है। इफ द PIV रेटिंग इज लेस देन दिस वैल्यू, द ब्रेकडाउन ऑफ डायोड विल ऑकर, ठीक है। ये हमने देख लिया कि कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम से कट इन वोल्टेज माइनस कर दो तो हमें मिल जाएगा PIV। नाउ इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ इट वुड बी। तो रिपल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, तो देखो हमें पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि हमें दोनों आउटपुट, मतलब कि दोनों मिल जाते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों हमें मिलती है, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगी। तो रिपल फैक्टर की रिपल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। तो 100 हर्ट्ज pulsating DC in full wave rectifier, two diodes are used, hence each input cycle will be rectified and the output will operate with
twice the input frequency, hence here output frequency is 100 hertz. ठीक है. Now next, second last question, the resistance of a Zener diode is. Zener diode का resistance क्या होगा? The resistance RZ of Zener diode is a value of impedance across the diode that acts like a small resistance in a series with Zener. तो देखो ये आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल रेजिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम करंट वहां से फ्लो हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट है उतना ही फ्लो होगा कितना हमारे लोड के अक्रॉस, इसीलिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए. ठीक है, तो ये पूछ सकते हो क्या होता है, तो यह तो हमने देख लिया. और जेनर डायोड जो होते हैं वो कोई परफेक्ट डायोड तो होते ही नहीं है ना. नाउ रिपल फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ये हम ऑलरेडी सबसे पहले कवर कर चुके हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर क्या हुआ है, क्या होता है. अगेन ये क्वेश्चन आया तो हम देख लेते हैं. तो जो उसका रिपल फैक्टर होता है वो कितना होता है 1.21, और ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि जो एसी का मतलब जो एसी का वो है कंट्रीब्यूशन वो ज्यादा है, मतलब कि अगर रिपल फैक्टर ज्यादा आ रहा है मतलब कि एसी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, डीसी का कम आ रहा है. और हमें क्या चाहिए कि डीसी ज्यादा चाहिए क्योंकि हम तो रेक्टिफाई कर रहे हैं, हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि डीसी हमें कम मिल रहा है और एसी ज्यादा मिल रहा है, तो इसीलिए जो हाफ वेव है वो अच्छा नहीं माना जाता है. ठीक है, तो यहीं पर हमने हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. If still you have found any doubt, you can check our website. ठीक है, तो ये वेबसाइट गिवन है. ठीक है, यहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं हमें अगर आपको कोई भी डाउट है. अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे तो है ही सही. अगर फिर भी आपके डाउट सॉल्व नहीं हो रहे तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी मैसेज हमें कर सकते हैं. ठीक है, हम आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे. तो यहीं पर हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए. अब हम मिलेंगे थर्ड यूनिट में. जब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए. ओके, बाय बाय, थैंक यू.